मीडिया के मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माफ़ी मांगूंगी, पहले तो मैं थोड़ी सी लेट हो गई, रास्ते में थोड़ा सा जाम मिल गया था, निकली तो जल्दी थी लेकिन थोड़ा जाम मिलने की वजह से देर हो गई, आपको इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। आज मैं आप सबके बीच एक बहुत ही गंभीर मुद्दा लेकर आई हूँ जिससे पूरा देश वाकिफ है। बंगाल में जो महिलाओं के साथ लगातार होता आ रहा है, ये सिर्फ एक घटना नहीं है। हाँ, ये बात सत्य है, जो अभी घटना हुई है हाल ही में, उसको पूरे देश उससे झंझोड़ चुका है। पूरे देश की हर एक बेटी, क्या हर आदमी भी बहुत ही भयावह स्थिति में आ चुका है कि ऐसा हमारे देश में ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ हो सकता है। पर ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, एक घटना की बात नहीं है। ये चरमराती जो कानून व्यवस्था है, जो हालात है वेस्ट बंगाल के, वहां की महिलाओं के, ये उसका बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है। हालांकि किसी भी रेप को, किसी भी बलात्कार को, किसी भी ऐसे जघन्य क्राइम को हम छोटा नहीं कह सकते, लेकिन ये छोटा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इतनी सारी हैं, तो ये एक हिस्सा है बहुत बड़ी चलते एक पूरे जो चीज चलती आ रही है। हिंसा बहुत बड़ी है, बलात्कार बहुत बड़ा है, लेकिन लगातार जो ये होती आ रही है, बहुत सारी पजल्स है, पूरा पजल बिखरा हुआ है, क्योंकि इसी तरीके से जैसे हमारी यहाँ की कानून व्यवस्था बिखरी हुई है। और बहुत ही शर्मनाक बात है क्योंकि वहाँ के प्रदेश की जो मुखिया है वो एक महिला है और देश की एक लौती महिला मुख्यमंत्री है, और उनके संरक्षण में अब सरकारी बलात्कार होने लगे हैं। और ये बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रही हूँ कि ये सरकारी बलात्कार है, क्योंकि ये सरकार के संरक्षण में हुआ है और अभी भी सरकार पूरी कोशिश कर रही है दोषियों को बचाने की, और पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह लड़की को न्याय ना मिले और लड़की का चरित्र हनन होता रहे। 9 अगस्त को हम सब जानते हैं कि एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो एक पीजी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, उसके साथ हॉस्पिटल में ही एक घटना घटती है, और उसके बाद क्या होता है, लगातार ऐसी चीजें की जाती हैं कि किस तरीके से घटना स्थल को, क्राइम सीन को, वहां से सबूत मिटाए जाए, लगातार हम देखते आए। और सिर्फ इसमें प्रशासन नहीं, पुलिस, कॉलेज का प्रशासन ममता बनर्जी के इशारे में लगातार काम कर रहा है। हमने ये भी देखा किस तरीके से हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने, कॉलेज के प्रिंसिपल ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करी। शिकायत तब दर्ज होती है जब लोग सड़कों पे उतरते हैं, लोग सवाल उठाते हैं और पूरे देश भर से आवाजें आती है। और ये मैं नहीं कह रही, ये हमारी कोर्ट ने, हमारे न्यायालय ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी करी और बहुत कड़ी निंदा करी कि क्या कर रहा था कॉलेज का प्रशासन और क्यों पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं की। जो हमारे डॉक्टर होते हैं वो धरती पे हम सब मानते हैं कि वो भगवान का स्वरूप होते हैं, और अगर हम अपने डॉक्टर की ही रक्षा ना कर सके, वो डॉक्टर जो हमें सांस देते हैं, हमने देखा था कोरोना काल में अपनी जान की जिन डॉक्टरों ने चिंता नहीं करी ताकि हमारे घर वाले जी सके, हम लोग जी सके, आज एक डॉक्टर के लिए लोग न्याय मांग रहे हैं, पूरे देश के डॉक्टर सड़क पे हैं, लेकिन उस लड़की को न्याय नहीं मिल रहा। बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। दबाव बढ़ता है, पुलिस बीच में आती है, एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन हम सबने देखा जो फोटो सामने आई, जब उस लड़की की बॉडी की फोटो सामने आई, तो वो साफ दिख रहा है कि किस तरीके से बर्बरता से रेप हुआ है, और ये सिर्फ एक आदमी का किया कराया नहीं है। लेकिन हमारी की पुलिस क्या करती है? पुलिस कहती है कि ये सुसाइड है, बिना पोस्टमार्टम करे पुलिस कहती है ये सुसाइड है। अब पुलिस डॉक्टर का भी काम कर रही है, पोस्टमार्टम भी देख के कर रही है, बॉडी को देख के बता सकती है कि ये सुसाइड है कि मर्डर है कि क्या है। इतने घटिया काम देश की पुलिस अगर करेगी, रक्षक अगर करेंगे, तो न्याय कहां से मिलेगा? और यहीं तक बात सीमित नहीं थी, लड़की के माँ बाप को 2 बजे तक बॉडी को देखने तक नहीं दिया गया। 2 बजे तक जब उसके फादर बॉडी को देख के आए, तो वो साफ उन्होंने आके बताया कि ये एक आदमी का किया कराया नहीं है, ये ज्यादा लोगों का दिखाई दे रहा है। जिस हालत में वो बॉडी मिली, जितनी चोटें थी, जिस तरीके से जिस अवस्था में थी, बहुत ही दर्दनाक। मैं तो अभी आपके सामने बोल रही हूँ, मेरी जबान लड़खड़ा रही है, क्योंकि वो फोटो, वो दृश्य मेरे सामने जब आते हैं, एक महिला छोड़िए, एक इंसान होने के नाते मैं लिटरली कांप रही हूँ। बोलने में भी हमें तकलीफ होती है कि हम जब इस बारे में बात करते हैं, लेकिन वहां के शासन, वहां के प्रशासन, वहां की मुख्यमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ा। अदालत में जब ये बात जाती है, तो जैसे कि मैंने बताया कि अदालत ने कहा कि क्यों कॉलेज के प्रिंसिपल ने ये घटना को
पुलिस में क्यों कंप्लेंट नहीं करी? इस पे भी सवाल उठे। सीबीआई इंक्वायरी की जैसे हम बात जानते हैं, ममता बनर्जी लगातार बोलती रही कि अगर बच्ची के माँ बाप चाहेंगे तो सीबीआई इंक्वायरी होगी। बच्ची के माँ बाप ने जो हलफनामा दिया कोर्ट में, आप जानते हैं उसमें क्या था? उसमें ये उन्होंने कहा कि कम से कम जो हमें खबर मिली है लोगों से, जो सूत्रों से हवालत से पता चली है, उसमें 3 लोग कम से कम इन्वॉल्व है। बच्चे की माँ बाप तो कह रहे हैं 3 लोग इन्वॉल्व है, लेकिन ममता बनर्जी जी के कान तक वो बात नहीं पहुंच रही कि 3 लोग इन्वॉल्व है। एक आदमी को अरेस्ट करके मामले को रफा दफा करके बात निपटाने की कोशिश करी जा रही है, और इससे साफ बदबू आ रही है इस बात की कि कोई ना कोई तार टीएमसी से जरूर जुड़े हुए हैं। इसीलिए किसी को संरक्षण दिया जा रहा है, इसीलिए किसी को बचाया जा रहा है। सिर्फ अपने साथियों को बचाने के लिए ये पूरा खेल रचा जा रहा है। और इससे हम जो कॉलेज का प्रिंसिपल है उनको हम पीछे नहीं छोड़ सकते। आरजीकर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष, आप सब जानते होंगे कि पहले भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसकी वजह से उनको वहां से भेज के मुर्शिदाबाद ट्रांसफर कर दिया गया था। उसके बाद बुला के उनको आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया जाता है। जब इतनी बड़ी घटना होती है, उनके बयान सामने आते हैं, वो कहते हैं कि अगर लड़की रात को सेमिनार हॉल में जाएगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सुरक्षा कैसे दूं? अगर प्रिंसिपल सुरक्षा नहीं दे सकता, प्रिंसिपल सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा सकता, तो उसको इस्तीफा देना चाहिए, वो इंसान होने के लायक नहीं है। ये कैसा सवाल और कैसा जवाब था कि मैं सुरक्षा नहीं दे सकता, सेमिनार हॉल में रात को जाएगी लड़की, तो लड़की को रात को सेमिनार हॉल में जाना क्यों पड़ा? इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उस हॉस्पिटल में कोई चेंजिंग रूम नहीं थे। 36 घंटे जो महिलाएं वहां डॉक्टर्स काम करते हैं, उनके पास एक चेंजिंग रूम तक अवेलेबल नहीं था। कहीं पर भी सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। ऐसे हालत क्यों थे कि लड़की को जाके सेमिनार हॉल में कपड़े बदलने पड़ते थे? क्योंकि वहां पे चेंजिंग रूम नहीं था। एक बेसिक नेसेसिटी होती है, चाहे महिला हो या आदमी हो, एक डॉक्टर के लिए या कहीं पे भी हम काम करते हैं, एक बाथरूम होना चाहिए, एक चेंजिंग रूम होना चाहिए। जो लोग 36 घंटे ड्यूटी लगते हैं, क्या उनको एक कमरा चेंजिंग रूम भी नहीं मिल सकता? और फिर आप कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा सकता, मैं सुरक्षा नहीं दे सकता। तो आप बतौर प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं? आप क्या वहां सिर्फ करप्शन करने के लिए बैठे हैं ताकि पैसा ममता बनर्जी तक पहुंचाए और फिर आपको कभी मुर्शिदाबाद भेज दिया जाए, कभी कलकत्ता ले आया जाए? और जब वो इस्तीफा देते हैं तब देखिए बात यही खत्म नहीं होती। इस्तीफा देने के बाद ममता बनर्जी जी उनका इस्तीफा स्वीकार करने से मना कर देती है, कहती है लो, फेंक के मारती हैं कि मैं इस्तीफा नहीं एक्सेप्ट करूंगी, और उनको एक और कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। इस पर भी कोर्ट ने कड़ी निंदा करी कि जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है उसको आपने कैसे किसी और यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल बना दिया। ऐसा हुआ जैसे कि उनको इनाम दिया गया। पहले मुर्शिदाबाद भेजा गया इनाम के तौर पे, भ्रष्टाचार का पैसा क्योंकि लगातार पहुंचा रहे थे, और अब क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से एविडेंस मिटाने की कोशिश करी, उस पर भी मैं आऊंगी, जिस तरीके से उन्होंने पुलिस के साथ एविडेंस संदीप घोष ने मिटाने की कोशिश करी, उसके इनाम तौर पे उनका इस्तीफा रिजेक्ट किया गया और उनको एक और कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। जितने भी डॉक्टर वहां पे हड़ताल में हैं, उन्होंने मीडिया से जब बात करी है, मुझसे बात नहीं करी है, कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से बात नहीं करी है, उन्होंने मीडिया से जो हड़ताल में डॉक्टर हैं उन्होंने ये बताया है कि जैसे ही ये घटना घटी उसके अगले दिन से ही जो बगल वाले कमरे थे उधर कंस्ट्रक्शन होनी शुरू हुई। कहा जा रहा है कि घटना सिर्फ सेमिनार हॉल तक सीमित है, पर हम नहीं जानते क्योंकि वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं थे कि शुरुआत कहां से हुई, क्या हुआ, किसी को नहीं पता। लेकिन आसपास के कमरों में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। उसके बाद हम देखते हैं कि एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, हम सब जाते हैं एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, 78 स्वतंत्रता दिवस, मिडनाइट आवर बंगाल में हमारे डॉक्टरों को पीटा जा रहा था। उनको डराया धमकाया जा रहा था कि किसी तरह से वो चुप्पी बनाए रखे, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक परत सामने आ रही है उसको किसी तरीके से लिपापोती करी जाए। और एक भीड़ आती है, वहां की पुलिस हाथ खड़े कर देती है, और वो भीड़ कहां जाती है? बिल्कुल संयोजित तरीके से सीधा के सीधा वो सेमिनार हॉल की तरफ जाती है और वहां तोड़फोड़ कर देती है। साफ साफ टीएमसी के तार इसमें जुड़े हुए हैं चीजों को मिटाने पे, क्योंकि जब तक सीबीआई इंक्वायरी की जांच कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिए थे तब तक कुछ नहीं हुआ था। जैसे ही सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर होती है, सीबीआई के पहुंचने से पहले वहां पे साथ वाले कमरे की तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, रात को डॉक्टरों को पीटा जाता है, और भीड़ के नाम पे लोग वहां अंदर घुसते हैं। और सीधा आप ये बताइए कि भीड़ को कैसे पता कि कौन से कमरे में क्या हुआ था? भीड़ कैसे डायरेक्टली सीधा उस हॉल में पहुंचती है और सिर्फ वहीं पर तोड़फाड़ करती है? और क्यों सिर्फ डॉक्टरों को पीटा जाता है? किसी की साजिश तो है, लोगों की आवाज दबाए जाने की कोशिश करी जा रही है, सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। और जब रिपोर्ट सामने आती है, मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है कि डॉक्टर जब लिख के देते हैं कि इसमें कम से कम एक से अधिक 2-3 लोग हैं, क्योंकि जो
सीमेन के भी सैंपल्स आए हैं, उसमें पता चल रहा है कि एक से ज्यादा लोगों की ये किया हुआ घटना है और जिस तरीके से वो बॉडी पे चोटें हैं वो एक आदमी के बस की बात नहीं है। लेकिन अभी भी सिर्फ एक आदमी को अरेस्ट किया जा रहा है, उसी के लिए मांग की जा रही है। ममता बनर्जी कहती है चढ़ा दो इनको सूली पर, इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। ममता बनर्जी समझती है क्या पूरा के पूरा बंगाल के लोग बेवकूफ हैं? क्या कभी ऐसा होता है बिना ट्रायल के, बिना किसी चीज के तुरंत किसी को फांसी चढ़ा दिया जाता? वो जानबूझ के अपनी राजनीति के चलते ये लगातार चिल्ला चिल्ला के कर रही है कि तुरंत उनको चढ़ा दिया जाए ताकि ना कोई इंक्वायरी हो, लोगों को बचा दिया जाए। और एक आदमी जो उन्होंने बलि का बकरा बना के वहां बिठा दिया है, जरूर वो भी संलिप्त होगा, लेकिन और भी जो लोग हैं जिनको छुपाया जा रहा है उनको बचाया जा रहा है। चाहती है कि फटाफट इस आदमी को फांसी चढ़ा दी जाए ताकि कोई बात सामने ना आए। बहुत ही दर्दनाक स्थिति है उस प्रदेश की, बंगाल, जिसको हम सब जानते हैं समृद्धि का प्रतीक है, सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक समरसता के लिए जाना जाता था। आज वो महिलाओं के लिए नरक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लगातार, जैसे मैंने कहा, लगातार जो चीजें हो रही हैं वो बहुत ही देश को शर्मसार कर रही है। और ममता दीदी सिर्फ एक लौती मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री नहीं है, वो उस प्रदेश की गृह मंत्री भी है, वो उस प्रदेश की हेल्थ मिनिस्टर भी है। और अगर और सारी चीजें जो हुई है सब उनके अंडर आती है, उनके नाक के नीचे हॉस्पिटल में ये हो रहा है। वो गृह मंत्री हैं, पुलिस ऐसे कर रही है, पुलिस अपने हाथ खड़े कर रही है। मुख्यमंत्री होने के नाते वो शासन प्रशासन नहीं चला पा रही, तो वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देती? आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, ऐसा ही एक दिल को झंझोड़ने वाला कांड था निर्भया कांड। तो जब वो हुआ था तो कांग्रेस के इनके जो साथी है इंडिया अलायंस के, शीला दीक्षित जी के लिए उन्होंने ट्वीट किया था, अभी भी वो ट्विटर पे है, डू वी नीड सच अ हेल्पलेस सीएम। आज कहाँ है इंडी गठबंधन के लोग, कहाँ है वो अरविंद केजरीवाल का घर परिवार जिनसे ममता बनर्जी जी जाके कुछ दिन पहले झपिया पाके आई थी, गले मिलके आई थी, और इस बात के लिए कि आप जेल में हैं। आज वो नहीं पूछेंगे डज वेस्ट बंगाल नीड सच अ हेल्पलेस सीएम। आज कहाँ है इंडिया अलायंस वाले लोग, आज कहाँ है टीएमसी के सारे नेता, आज कहाँ है वो सारी महिलाएं जो लगातार जब कहीं पे भी रेप होता था तो ट्रेजेडी टूरिज्म करने पहुंच जाती थी। आज वो ममता बनर्जी के पीछे छुपी हुई हैं सारी टीएमसी की नेताएं और कह रही हैं कि समाज को बदलने की, हर चीज समाज को बदलने की जरूरत है। मुख्यमंत्री का कोई इसमें रोल नहीं है, होम मिनिस्टर की कोई इसमें रोल नहीं है, हेल्थ मिनिस्टर का इसमें कोई रोल नहीं है, सब गलती समाज की है। पहले उस लड़की का चरित्र हनन किया गया, अब समाज पे बात आ रही है, लेकिन ममता बनर्जी कुछ नहीं करेंगी, टीएमसी के नेता कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी शासित किसी प्रदेश में या किसी और उनके नॉन अलायंस प्रदेश में कोई घटना होगी तो वहां पे बैठ के चिल्ला चिल्ला के कहेंगे और ट्वीट कर करके कहेंगे मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है वहां जाने से, मैं तो वहां जाऊंगी, वहां पे मैं इस्तीफा भी मांगूंगी मुख्यमंत्री का, मैं सीधा मोदी जी का इस्तीफा मांगूंगी। लेकिन यहाँ पे समाज की गलती है, समाज को बदलने की जरूरत है। बहुत शर्मनाक हालात है उस प्रदेश की जहां पे एक मुखिया महिला है। और हम लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां पे सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, लेकिन ममता बनर्जी ने नहीं किया। वो चाहती तो सीधा ये सीबीआई को मामला दे दिया जाता। अगर वो इतनी हेल्पलेस है, अगर उनकी पुलिस उनकी नहीं सुन रही, वहां की पुलिस को इंटेलिजेंस फेलियर है, यही नहीं पता एक भीड़ अंदर आने वाली है और ऐसा कुछ होने वाला है, तो इस्तीफा उनको पहले ही सीबीआई को दे देना चाहिए था। पर नहीं, टाइम बाय किया जा रहा था। जैसा मैंने कहा कि जिस तरीके से किसी को बचाने की कोशिश करी जाती है, और बात यहीं तक सीमित नहीं होती है। आप अगर देखेंगे तो संतरगाची घटना 25 जुलाई 2012, उसमें हावड़ा जिले में एक महिला मजदूर के साथ बर्बरता होती है। देर से पुलिस कार्रवाई और लगातार दोषियों को बचाने का वहां पे सारे सबूत मिले थे, फिर भी दोषियों को बचाया गया। एक कामधुली में सामूहिक दुष्कर्म हुआ 2013 में, जहां पे एक ऐसे ही युवा बीए की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। देश को कंपा दिया था उस बलात्कार ने। अगर आप वापस उस पे जाएंगे, आप कईयों को तो याद भी होगा, कांपने वाले हालात थे उस समय। वहां पर भी पूरे मामले को रफा दफा करके दबाने की कोशिश की गई। फिर वीरभूमि का सामूहिक दुष्कर्म, जिसमें पंचायत के आदेश पे एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। तब भी इनका प्रशासन, इनका शासन, ममता बनर्जी और उनकी पुलिस चुप्पी बांध के उन लोगों को बचाती रही। क्यों? क्योंकि राजनीति जो करनी है। कल महल सामूहिक दुष्कर्म 2015, वहां पे एक 71 ईयर ओल्ड नन के साथ जो हुआ, लेकिन क्योंकि ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता था तो वहां पे भी रेपिस्ट को बचाया गया। फिर सुजेट जॉर्डन का दुष्कर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक है, 2015 में होता है,
और वहां क्या होता है, ममता बनर्जी क्या कहती है, वो स्वयं कहती है कि इस लड़की का तो कैरेक्टर ही ठीक नहीं है, इस लड़की में ही कमी है, इसने खुद ही कुछ किया है, इसका कैरेक्टर खराब है, ये सब चीज की जिम्मेदारी ये है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ये लड़की के कैरेक्टर की वजह से हुआ है। ये एक प्रदेश की मुखिया जो एक लौती महिला मुख्यमंत्री है, जो अपने आप को महिला न्याय की चैंपियन बताती है, महिलाओं के अधिकार की चैंपियन बताती है, वो एक अपने प्रदेश में बलात्कार होता है लड़की के साथ, कहती है ये उसकी गलती है, उसका कैरेक्टर खराब है। शर्मनाक हालात। फिर आदिवासी महिला के साथ 2020 में जो हमारी बीजेपी की समर्थक थी, उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है, लेकिन कुछ नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वो ममता बनर्जी की वोटर नहीं है ना, उनकी विचारधारा से नहीं आती, उनकी गुंडागर्दी की विचारधारा से नहीं आती। गुंडागर्दी की विचारधारा से आएंगे, बलात्कारियों की विचारधारा से आएंगे, बलात्कार करेंगे तो आपको बचाया जाएगा, लेकिन अगर आपके साथ बलात्कार होगा तो या तो आपके कैरेक्टर पे सवाल उठाया जाएगा या पुलिस को बोल दिया जाएगा यहाँ कुछ भी ना किया जाए। 2021 के चुनाव के बाद हमने कई सारी घटनाएं देखी जब हिंसा हुई कि महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उसमें एक 60 साल की महिला के साथ बलात्कार हुआ, उसकी बहन के साथ हुआ, लेकिन लोकतंत्र बचाने निकली थी ममता बनर्जी, लेकिन जो अपने प्रदेश की महिलाएं हैं उनको नहीं बचा सकती। बहुत ही शर्मनाक। और संदेश खाली, उससे आप सब लोग वाकिफ ही है 2024 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता के संरक्षण में लोगों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए गए, वो सब जानते हैं। अब ये सब जितने मैंने एग्जाम्पल दिए, इसलिए मैंने उस वक्त कहा था कि ये सिर्फ एक पार्ट है जो लगातार जो हिंसा महिलाओं के खिलाफ हो रही है, जो लगातार महिलाओं के खिलाफ बर्बरता हो रही है, ये लगातार चलती आ रही है जब से ममता बनर्जी सरकार में है, सत्ता में है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ ममता बनर्जी को क्यों छोड़े? माना कि वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही थी, लेकिन इंडी अलायंस के गठबंधन की भी बात करना बहुत जरूरी है। इंडी गठबंधन के साथ बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी के जो एमपी हैं राहुल गांधी जी, जो देश के एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उनकी चुप्पी। महिला न्याय की बात करते हैं, पूरी मुहिम चलाई थी कि महिला न्याय, 5 न्याय लेकर आई थी कांग्रेस, जिसमें सबसे पहला न्याय था महिला न्याय, लेकिन राहुल गांधी चुप्पी, लंबी चुप्पी साधे रहे। 5 दिन लगे, पूरे देश को पता था कुछ घंटों बाद की ये घटना हुई, लेकिन राहुल गांधी को 5 दिन लगे ये पता चलने में कि वेस्ट बंगाल में कुछ ऐसा हुआ। 5 दिन बाद शाम के 4 बजे उन्होंने ट्वीट किया। 5 बजे ट्वीट करते हैं, उसके बाद रात को, उसी दिन रात को जब ये पूरा भीड़ तंत्र अंदर घुसता है, डॉक्टरों को पीटा जाता है, रात के 12 बजे जब वहां के सेमिनार हॉल को तोड़ दिया जाता है, उसके बाद राहुल गांधी का ट्वीट नहीं आया। आप जानते होंगे राहुल गांधी का बहुत फेमस डायलॉग है, सभी वाकिफ होंगे, डरो मत, महिला न्याय और डरो मत। आज मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी को कहना चाहती हूँ, राहुल जी डरो मत, देश की बेटियों का साथ दो। क्या हो गया अगर वो इंडिया अलायंस की साथी के स्टेट में से आती है? क्या हो गया कि उनका कोई साथी उसमें दुष्कर्म कर रहा है? आप डरो मत, आप अयोध्या के दुष्कर्म पे भी बोलो, आप कन्नौज पे भी बोलो और आप वेस्ट बंगाल पे भी बोलो, फिर बोलियो राहुल जी डरो मत, देश की बेटियां राह देख रही है, कब आप उनकी आवाज बनोगे? महिला न्याय सिर्फ कागज में नहीं हो सकती। बोलिए, इतना डर गए आप ममता बनर्जी से, इतना डर गए आप अपने अलायंस पार्टनर से कि डर के आप एक ट्वीट तक नहीं कर पा रहे, एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे, और इनके सारे चरण चुंबक, सारे के सारे कांग्रेस के चरण चुंबक, और चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री हो, एक शब्द नहीं बोले हैं, लेकिन सबने बयान दिया कि राहुल गांधी को चौथी रो में क्यों बैठा दिया? राहुल गांधी को चौथी रो में बिठा दिया 15 अगस्त को, इसलिए तकलीफ हो गई। लेकिन वो लड़की जो अब कभी कहीं नहीं बैठेगी, उसका परिवार उस पर क्या बीत रही है, वो डॉक्टर्स जो रोज अपने साथ कभी चाकू लेकर जा रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं, जिनको पीटा जा रहा है, वो डर रहे हैं अपनी कुर्सी पे बैठने के लिए, वो डर रहे हैं इलाज करने से, वो डर रहे हैं अपने घर में भी। उनके बारे में कोई नहीं सोचेगा, ना यहाँ के मुख्यमंत्री बोलेंगे, ना ट्रेजेडी टूरिज्म क्वीन प्रियंका वाड्रा, यहीं पे शायद घर भी है ना उनका, बहुत आती रहती है वो हिमाचल में, पर ट्रेजेडी टूरिज्म क्वीन जाएंगी उत्तर प्रदेश, जाएंगी जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, वहां भी कहेगी पुलिस को धक्का देगी, मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। राहुल गांधी भी कहेंगे मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। लेकिन ममता बनर्जी से डर के एक शब्द किसी के मुंह से नहीं निकला। और ये लोग महिला न्याय की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए पूरी की पूरी इंडिया अलायंस को, पूरा के पूरा इंडिया अलायंस आज ममता बनर्जी से डर के। तो देखिए, जब इतने बड़े बड़े राज परिवार के लोग, इतने बड़े बड़े शहजादे डर गए, ट्रेजेडी क्वीन डर गई, सब डर गए, तो सोचिए वहां की जो जनता है वो कितने खौफ में जीती होती। जब इतने बड़े बड़े नेता, जिन्होंने भैया कहते हैं हमने देश को आजादी चलाई, हमने
66 इयर्स गवर्नमेंट दी, हमने ये किया, हमारे पूर्वज ने वो किया। जब वो ममता बनर्जी से डर गए तो वहां की महिलाएं कितने खौफ में जीती होंगी, आप ये सोचिएगा। आज मैं आपके माध्यम से कुछ सवाल ममता बनर्जी जी से पूछना चाहती हूं कि बेटियों को न्याय कब मिलेगा, बेटियों को संरक्षण कब मिलेगा। ममता बनर्जी जी, मैंने सुना है आज या कल एक प्रोटेस्ट करने जा रही है। न्यूज में भी आया था कि शायद 17 तारीख को या 18 तारीख को वो अपने ही खिलाफ एक प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही है इस मुद्दे पे। क्या आपने कहीं ऐसा देखा है कि कोई मुख्यमंत्री अपने ही खिलाफ प्रोटेस्ट निकाल रहा है? इतना जघन्य अपराध हो गया, इतनी असंवेदनशीलता कि हर मुद्दे को आप एक मजाक बन के रख रहे हैं। अपने खिलाफ प्रोटेस्ट, तो चलिए ममता जी, अगर आप अपने खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं तो ये बात तो साफ है कि आप बिल्कुल मानती हैं कि आपकी सरकार फेल है। आप एज अ होम मिनिस्टर फेल है, आप एज अ हेल्थ मिनिस्टर फेल है, आप एज अ वुमन चीफ मिनिस्टर बिल्कुल ही फेल है, इसलिए आपको अपने खिलाफ प्रोटेस्ट करनी पड़ रही है। इसीलिए हम मांग करते हैं कि ममता बनर्जी जी तुरंत इस्तीफा दें। जिस मुख्यमंत्री को खुद के खिलाफ आज प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, वो किस हैसियत से वहां उस कुर्सी पे आज भी बैठी हुई है, उनके वो इस्तीफा दे रही है। हमसे जानना चाहते हैं कि कब तक वो लगातार दोषियों को बचाती रहेंगी, कब तक उन दोषियों को बचाने वालों को इनाम देती रहेंगी, और कब देश की बेटियों को, प्रदेश की बेटियों को न्याय मिलेगा। ये बात सिर्फ वेस्ट बंगाल की बेटियों तक सीमित नहीं है, ये हर उस प्रदेश के लिए है जहां, और हमने देखा भी जिस तरीके से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ये बात बोली, उन्होंने एक किसी राज्य की बात नहीं करी, उन्होंने कहा सभी राज्यों को आगे आके और जिम्मेदारी से जल्दी न्याय करना पड़ेगा, और दोषियों को, उन राक्षस वृत्ति करतूत करने वाले लोगों को जल्द से जल्द सजा देनी पड़ेगी। और आप मीडिया से भी उन्होंने आह्वान किया और रिक्वेस्ट किया कि जिस तरीके से बलात्कार के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, उस तरीके से जिन लोगों को सजा मिल रही है उसके ऊपर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये अपराधी, ये मानसिकता के लोग डरेंगे नहीं, अपराध रुकेगा नहीं। और इसीलिए प्रधानमंत्री के इस रिक्वेस्ट को मैं आपके सामने भी और लेकर आई हूं कि मीडिया भी लगातार, ये तो मीडिया की ही बदौलत है कि ये सब कुछ सामने आया और इतनी चीजें आ रही हैं, और आप लोग, हम बेटियों के लिए एज अ महिला में बोल रही हूँ, अभी भी जो ये शब्द बोल रही हूँ, आप भूल जाइए मैं कौन सी पार्टी के लिए से आती हूँ, लेकिन आप लोग जिस तरीके से महिला के लिए खड़े होकर असलियत दिखा रहे हैं, देश को पता चल रहा है, तभी हम लड़कियां बोल पा रही है। वरना जैसे मैंने कहा, और आप लोग डरे नहीं, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा नेता डर गए, लेकिन हमारे मीडिया के साथी डरे नहीं और एज इट इज रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इसीलिए जहां जहां जिन लोगों को सजा दी है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस पर भी चर्चा होना जरूरी है, ताकि उन लोगों तक पहुंचे कि आपको सिर्फ बचाया नहीं जाता, क्योंकि अभी तक सिर्फ पहुंच रहा है ममता बनर्जी ने बचाया, इंडिया अलायंस ने बचाया, वहां पे कोई कह देगा लड़के हैं, गलती हो जाती है, फिर वो कह देंगे कि उनको सजाए मौत नहीं देनी चाहिए। अबू आजमी कह, ये सजाए मौत नहीं देनी चाहिए तो मुलायम सिंह यादव, इंडिया अलायंस के नेता ने कहा था, उन्हीं के नेता अबू आजमी ने कहा था कि जब बलात्कारी को हैंग किया जाए तो साथ में जिस लड़की का बलात्कार हुआ है उसे भी हैंग कर दो। ये है मानसिकता जिससे हम देश की बेटियां लड़ रही हैं, और जिससे लड़ने के लिए आप मीडिया वाले हमारा साथ दे रहे हैं। इसीलिए जो ये बर्बरता होती है, जो उनको सजा मिलती है, उसको दिखाना, उस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, ताकि वो लोग डरे, क्योंकि खौफ होगा तभी ये क्राइम रुकेंगे। लेकिन आज हम ये पूछना चाहते हैं ममता जी से, जब रक्षक ही भक्षक है, जब रक्षक ही भक्षक है, तो बंगाल की बेटियां न्याय के लिए किसके पास जाएंगी, किससे उम्मीद करेंगी जब आप भक्षक का साथ देंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि शायद थोड़ी सी इंसानियत ममता बनर्जी में जाग जाए और वो न्याय होते हुए रोके ना, वो उन लोगों को प्रोटेक्ट ना करे, चाहे वो जितने भी करीबी हो, चाहे वो कोई भी हो। वो लगातार हाथ जोड़ रही हैं, कह रही है मैं डॉक्टरों को कह रही हूँ कि वापस ड्यूटी में आ जाए। आज मैं ममता बनर्जी के आगे हाथ जोड़ रही हूँ, उन लोगों को संरक्षण देना बंद करिए। बेटियों ने आपको अगर बार बार दोबारा वहां पे मुख्यमंत्री बनाया है, आप एक लौती मुख्यमंत्री हैं महिला, आप महिलाओं का नाम डुबाइए नहीं। आप गृह मंत्री हैं, आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, आप अपने खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन बेटियों को न्याय दे दीजिए, ड्रामा मत करिए, ड्रामा बंद करिए, बेटियों को न्याय दीजिए, लोगों को संरक्षण देना बंद करिए। अगर आपके कोई सवाल हो। मैडम,
पश्चिम बंगाल की घटना जी। है। वहीं पर बात की जाए मणिपुर की, मणिपुर में जातीय हिंसा में महिलाएं पिस गई हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? जी, रही बात मणिपुर की, वहाँ पे हमारी सरकार काम कर रही है। वहाँ पे जो सिचुएशन है बहुत अलग है। हम देख रहे हैं जिस तरीके की हिंसा हो रही है, वहाँ से भी बहुत खौफनाक दृश्य आए हैं जो हमें डराते हैं, जो वो वीडियो भी सामने आए थे। सरकार उसमें काम कर रही है। हम किसी का संरक्षण नहीं कर रहे। हमारे लिए चाहे कोई भी हो, छोटा से छोटा अपराधी हो, चाहे बड़ा से बड़ा नेता हो, उसके साथ बराबर का किया जाएगा, उसको न्याय वहां पे लड़कियों को दिलाया जाएगा। सिचुएशन पहले से बहुत बेहतर हो गई है, पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, लेकिन हमारी सरकार वहां पे काम कर रही है और पूरा उसका ध्यान रख रही है कि ये कैसे रोका जाए और आगे और ना बढ़े। जिस वजह से कुछ कम भी हुआ है, लेकिन वो सिचुएशन और ये सिचुएशन बहुत अलग है। हम किसी भी, और मैं मानती हूँ कि हम किसी भी रेप को या किसी भी महिला के साथ दुष्कर्म को कंपेयर नहीं कर सकते। अयोध्या में ऐसा हुआ, या कन्नौज में ऐसा हुआ, या मणिपुर में कुछ हुआ, या बंगाल में हुआ, ना हम एक से दूसरे को जस्टिफाई कर सकते हैं, ना हम अपनी जिम्मेदारी से एक से दूसरे पे भाग सकते हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि हमारी सरकार वहाँ काम कर रही है और किसी तरीके से, जिस तरीके से वहाँ पे पीस लाया जा सके और जो प्रॉब्लम चल रही है उसको सोल्यूशन निकालने के लिए पूरी कोशिश में लगी हुई है, और किसी को भी ना संरक्षण दे रही है, ना किसी को बचा रही है। मैडम स्वास्थ्य सेवाएं जो है चरमराई है पूरे देश में, कई राज्य ऐसे जहाँ बुरे हाल हैं, और जो डॉक्टर है वो मांग कर रहे हैं सेंट्रल डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट की, तो क्या उनकी ये मांग पूरी होगी? देखिए, एक डॉक्टर्स की टीम जेपी नड्डा जी से मिलकर भी आई और उन्होंने उनसे मिलने के